पहले के ज़माने में लोग जो है ये दिखाने के लिए कि ये आदमी के काम का वैल्यू ज़ीरो है, उसको लोहे का बैंगल यहाँ पे पहनाते थे, यहाँ पे पहनाते थे, गले में पहनाते थे, और उसको कहते हैं गुलाम। तो पहले गुलामों को सब लोहा पहनाया जाता था हर जगह पे, ये दिखाने के लिए कि ये कुछ भी करेगा उसका काम का वैल्यू ज़ीरो रहेगा। डायमंड के जिनको शौक होता है कि डायमंड की चूड़ी पहने, गोल्ड के ऊपर ही डायमंड को लगते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग दूसरे से काम करवाते हैं लेकिन तारीफें खुद बटोरते हैं। ठीक है, कानों का इस्तेमाल सुनने के लिए होता है, और इसी कारण जो भी चीज़ें आप कान पे पहनते हो वो आप किस तरह का क्या सुनोगे उसके बारे में बात करते हैं। लेडीज़ को अलाउड नहीं था कि अपने खुद के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग करें, दे आर सपोज टू फॉलो द नॉर्म्स। और कई सारी आदिवासी समाज में ऐसा ही होता है कि वहाँ से लेके यहाँ तक रिंग पहनते तो एल्बो लॉक हो गया, तो दे डोंट हैव एनी चॉइसेस इन देयर लाइफ, दे आर सपोज टू फॉलो द बिटन पाथ। मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, फाइनेंशियल गेन्स के लिए भी कोई टैटू होता है या कोई जगह होती है पर्टिकुलर? तो ऐसा बना दिया जैसे आपने बनाया एकदम क्लियर, तो ये आदमी बहुत स्पेसिफिकली डिसाइड करता है कि ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, इसमें मेरे को ग्रोथ चाहिए। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी, और आज का पॉडकास्ट ना बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आप की जो चॉइसेस हैं, जैसे इयररिंग्स आप पहनते हैं, जैसा ब्रेसलेट आप पहनते हैं, जैसे वॉच आप पहनते हैं, टैटू बनवाते हैं, हेयर कलर कराते हैं, ये सब आपकी पर्सनालिटी एंड आपकी लाइफ एंड आपके फ्यूचर के बारे में क्या बताता है। मेरे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं सुधीर कोवे जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। अभी तक तो हमारी जनता आपको बहुत अच्छे से जान गई होगी क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट में आपसे सुन चुके हैं वो काफ़ी सारी बातें। तो एस्ट्रोलॉजर हैं आप लोगो डिज़ाइन एक्सपर्ट हैं एंड न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। लेकिन आज हम इन किसी पर भी बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी पर। तो क्या बेस है आपका ये बताने का कि भाई कैसे इयररिंग्स पहने हैं, कैसे वॉच, क्योंकि ऑब्वियसली आप रिस्ट वॉच एनालिस्ट हैं, बट इयररिंग्स, ब्रेसलेट, टैटू, इन सबको कैसे कनेक्ट करते हैं? तो हमारा ऐसा कहना है कि जो भी चीज़ अपने शरीर के साथ करते हो, मतलब आपने ऐसे कहावतें सुनी होगी, जे पिंडी ते ब्रह्मांडी, ऐसा एक कहावत है, मतलब जो एक छोटे अणुरेणु में वो वही पूरे विश्व में है। जी जी। यही रीज़न है कि हम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा भी आपकी लाइफ बता पाते हैं, क्योंकि जो प्लेनेट में चल रहा है वो आपके लाइफ में चल रहा है, और जो आपके अंदर चल रहा है वो प्लेनेट में चल रहा है। यही मतलब एंटायर यूनिवर्स इज इन सिंक। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने शरीर पे कुछ भी करवाओगे या कुछ भी आप पहनोगे तो वो आपके बारे में बताएगा, आपके लाइफ में क्या चला उसके बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग कपड़ों के पहनने के बारे में, तो देखिए जितने भी लोग कपड़े को बहुत टाइट पहनते हैं वो अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं, और वो बहुत एफर्ट ओरिएंटेड होता है, हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं। इसलिए आपने पुलिसमैन को देखा होगा, ऑल पुलिसमैन विल हैव टाइट क्लोथ्स, ऑल आर्मी पीपल, क्योंकि वो अपने आप को बहुत सीरियस लेते हैं। राइट। तो वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, तो टाइट जिम क्लोथिंग, टाइट कपड़े पहनते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे उनका इंटेंट जो है बहुत ज़्यादा है, गहरा है। अब वहीं पे उल्टी दिशा में जाओ, बाबाओं को देख लो तो कपड़े बहुत लूज़ है, या जितने भी लोग कंफर्टेबल लाइफ में जीते यार, अपनी मर्जी से काम, आसानी से काम करेंगे, ज़्यादा सीरियस नहीं है लाइफ को लेके, मज़े मज़े में लाइफ बीत रही है और कंफर्टेबल है, तो वो लोग लूज़ कपड़े पहनना पसंद करते हैं। राइट। तो जो लोग नॉर्म्स के विपरीत जाते हैं वो कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि कपड़े पहनना ये नॉर्म है अपनी सोसाइटी का। इसलिए जब अपने गांधी जी ने कपड़े नहीं पहने ज़्यादा, तो उनका कहना था कि मैं कुछ अलग करूँगा, अलग सोच, जो समाज में नहीं चल रहा है वो करेंगे, कुछ तो भी अहिंसा करेंगे। तो वो अलग सोच जहाँ पे भी, इसलिए जितने भी लोग कपड़े कम पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, मतलब जानबूझ के वो दे आर वेयरिंग लेसर क्लोथ्स, वहाँ पे दिस पीपल आर डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट ट्रेंडी, या फिर ये समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अनकन्वेंशनल। जैसे साधुज, सब साधुज जो है, जो भी है वो बहुत कम कपड़े पहनते हैं ना, कुछ साधु कपड़े पहनते ही नहीं है, क्योंकि वो समाज का हिस्सा नहीं है, वो समाज के बाहर रहते हैं। जहाँ जैसे आप पहनोगे आइडेंटिटी जुड़ जाएगी। हाँ, तो जो भी आप पहनोगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करेगा और आपका व्यक्तित्व को बताएगा। अब अगर हमने बात की रिगार्डिंग आपके हाथ, तो आपके हाथों में बहुत सारी चीज़ें आती है। सबसे पहला आता है कि आप अपने हाथों से कर्म करते हो, फिर आप अपने हाथों से कम्युनिकेशन करते हो, फिर आप अपने हाथ दूसरे के हाथ में देते हो ताकि आपका रिलेशनशिप बन जाए। तो यहाँ पे जो कुछ भी पहनते हो ना, ये तीनों को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आप बैंगल्स पहनते हो फॉर एग्जांपल, और बैंगल्स जो है कांच के होते हैं, तो जितने भी लोग कांच के बैंगल्स पहनते हैं
ये लोग बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि मैं किससे क्या बात करूँ। अच्छा। बहुत कॉन्शियस। अगर आपने कांच के बैंगल पहने हुए और आप बहुत ही ज़्यादा ब्लंट बातें करोगे, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव बातें करोगे तो आपकी बैंगल्स फूट जाएगी। ये आप सही कह रहे हैं। तो जैसे आप कांच की बैंगल्स पहनना चालू करोगे आपका ना सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, और नहीं बढ़ा तो बैंगल्स टूटने वाले। तो मेरी मम्मी के ना अक्सर बैंगल्स टूट जाते थे। अग्रेसिव? हाँ, मतलब वो जो बातें करती थी इन टर्म्स ऑफ पापा के साथ स्पेशली, मुझको लगता था कि मैं कान बंद कर दूँ, क्योंकि शी वॉज वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स द फादर। तो कई बार टूट के ना वो अंदर स्किन में चले जाती थी बैंगल्स। तो ये तो हमारा रेमेडी है कि आपको अगर बातें करनी है थोड़ा सा कंट्रोल वे में, तो कांच के बैंगल पहनो। कुछ समाज में ना लाख के बैंगल पहनते लोग। हाँ, राइट। लाख के बैंगल पहनेंगे तो अगर ये लोग पहनेंगे कोई भी इंसान, तो ये लोग ना कभी भी रो देते हैं। इनका इमोशनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और अक्सर मतलब मेरे वर्कशॉप में काफ़ी लोग आते हैं, जितने भी लोगों ने लाख के बैंगल पहने हैं उनको रुलाना बड़ा ईजी है। आप एक इमोशनल स्टोरी बता दो, कुछ कर दो, कुछ भी कर दो, तो दे स्टार्ट क्राइंग। अच्छा, कई लोग मेरे जैसे ये गोल्ड के बड़े बड़े चौड़े बैंगल्स पहनते हैं कि एक ही पहन लिया बस, ये काफ़ी है, सफिशिएंट है। तो अगर किसने भी चौड़ा बैंगल पहना है ना, तो दिस पीपल आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर वर्क। उनका काम जो है इस तरह से होना चाहिए, और अपने काम को लेके ये बहुत सीरियस होते हैं। मतलब रात को सोने जाने तक ये लिस्ट बनाते होते हैं कि कल क्या करना है, कैसे करना है, क्या अलग कर सकता हूँ, क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो चौड़े बैंगल का मतलब होता है आई एम सीरियस अबाउट द वर्क। इसमें अगर आपने लोहे का पहन लिया तो लोहे का बैंगल में यू विल नॉट गेट क्रेडिट फॉर योर वर्क। इसलिए पहले के ज़माने में लोग जो है ये दिखाने के लिए कि ये आदमी के काम का वैल्यू ज़ीरो है, उसको लोहे का बैंगल यहाँ पे पहनाते थे, यहाँ पे पहनाते थे, गले में पहनाते थे, और उसको कहते हैं गुलाम। तो पहले गुलामों को सब लोहा पहनाया जाता था हर जगह पे, ये दिखाने के लिए कि ये कुछ भी करेगा उसका काम का वैल्यू ज़ीरो रहेगा। और गोल्ड का? गोल्ड में ये व्यक्ति ना रिकॉग्निशन चाहता है। ये कहता है भाई देखो, अब मैं एफर्ट डालने वाला हूँ लेकिन तारीफ मिलनी चाहिए। या आप मुझे देख के तो नहीं कह रहे? नहीं, गोल्ड का ऐसे होता है। अगर आपने सिल्वर पहन लिया तो ये आदमी ना काम में बहुत ज़्यादा वैरायटी चाहता है। वो कहता है यार मुझको ना कुछ अलग करने दो। कई बार तो मैंने ये देखा हुआ है कि जैसे उसने सिल्वर पहनना चालू किया, या तो उसका रोल चेंज हुआ, या उसको ऐसा कोई काम करना पड़ा जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा, तो ये बहुत जगह पे चला गया। तो कई लोग ना जब वो पहनते हैं सिल्वर तो काम पे जाने की इच्छा भी नहीं होती, उनको लगता है यार चलो कुछ और करते, अलग करते, या ट्रैवल करने चले जाते हैं। तो सिल्वर में ये रिजल्ट मिलता है। फिर अगर आपने प्लैटिनम पहना है, तो प्लैटिनम में ना ऐसी एक ताकत आ जाती है जहाँ पे आप अपने नीचे लोगों की टीम बिल्ड कर सकते हो जो आपकी बिहाफ पे आपका काम करे। तो कई बार तो मैं ऐसा एज ए रेमेडी देता हूँ कि आप प्लैटिनम की रिंग पहनो, प्लैटिनम का जो है कड़ा पहनो, तो ये आपको रिजल्ट मिल जाए। ओके। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि खैर डायमंड का कल्चर तो अभी काफ़ी रीसेंट ईयर से हमने देखा है कि लोग डायमंड्स बहुत ख़रीद रहे हैं, और थोड़ा सा ये ग्लैमर वर्ल्ड ने भी उसको प्रमोट किया है। बट मेरी नानी को मुझे याद आ रहा है कि वो बहुत समय पहले से डायमंड का एक नगों वाला चूड़ी पहनती थी। तो डायमंड के जिनको शौक होता है कि डायमंड की चूड़ी पहने, गोल्ड के ऊपर ही डायमंड वो लगते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग दूसरे से काम करवाते हैं लेकिन तारीफें खुद बटोरते हैं। ठीक है, तो दिस पीपल विल मेक श्योर कि वर्क इज डन, बट तारीफ उनको मिलनी चाहिए। तो क्योंकि आप देखो ना कि अगर आप स्टार की बात करो तो कोई भी फिल्म अच्छी होती है उसमें स्टार का जो रोल होता है बहुत ही छोटा होता है। बाकी जिसने स्क्रिप्ट लिखा है, डायलॉग लिखे है, कैमरामैन है, लाइटमैन है, एडिटर्स है, उनका ज़्यादा योगदान है कंपेयर टू एक्टर एक्ट्रेसेस। बट तारीफ किसको मिल रही? जो स्क्रीन पे, और वो बात भी नहीं करते हैं कि है ना, मतलब तो ये ही डायमंड है। इसलिए उनको भी हम हीरो कहते हैं, हीरा या हीरोइन कहते हैं। हीरा अगेन वहाँ पे आता है, तो डायमंड वही है। और डायमंड टेक्निकली देखिएगा तो इसका वैल्यू ज़ीरो है, कोयला तो है वो। और अब लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड सेम है और अबंडेंस में अवेलेबल है, लेकिन आपको महंगे बेचे जा रहे हैं क्योंकि किसने रूल बनाया कि इतने ही बाहर निकलेंगे और इसमें ये ठप्पा रहेगा, ऐसा रहेगा। डायमंड को कल्चर में लाने के लिए उन्होंने पहले कार्टून्स या मूवीज़ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया। आप देखो कार्टून में जब भी उन्हें प्रपोज किया तो वो डायमंड बहुत बड़ा दिखाया, चमकता हुआ दिखाया। दे वांटेड यू टू बाय डायमंड्स बिकॉज दैट इंडस्ट्री वांटेड टू ग्रो। तो डायमंड मतलब ही झूठ को अच्छा दिखाना है या झूठ को बड़ा दिखाना है। तो ऐसे में डायमंड पहनने वाले लोग, अगर यहाँ पे डायमंड बहुत पहनते हैं तो बुरा नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ कि ये लोग फिर
लाइमलाइट को ले सकते हैं अपनी तरफ। अगर उन्होंने काम नहीं भी किया है तो भी वो रिकॉग्निशन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ईयरिंग्स पे बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, जैसे आपने मुझसे पूछा कि अरे आप क्या ऐसे बड़े बड़े ईयरिंग्स का ही शौक रखती हैं? हाँ, तो देखो ईयरिंग्स में कैसे कान जो है कानों का इस्तेमाल सुनने के लिए होता है, और इसी कारण जो भी चीज़ें आप कान पे पहनते हो वो आप किस तरह का क्या सुनोगे उसके बारे में बात करता है। अगर आपने कान पे कुछ भी नहीं पहना तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो कि किस तरह की चीज़ें सुनोगे, किसका सुनोगे, उसके कारण सिलेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए मर्द जो है ज़्यादातर नहीं पहनते हैं, तो बीवी की बातें तो सुनती नहीं है, और बाकी लोगों की भी वो सिलेक्टिव होते हैं कि किसका सुने किसका ना सुने। इसके बाद अगर आपने छोटा ईयरिंग पहना, और जैसे आपने कहा था कि आप डायमंड पहनते हो, छोटा सा डायमंड, कई सारे मर्द भी छोटा डायमंड का रिंग पहनते हैं। तो डायमंड अगेन ऐसी, डायमंड मतलब हीरा होता है, हीरा मतलब वीनस होता है, और कहीं ना कहीं ये जो है वो प्योरिटी की बात करता है। इसलिए जितनी भी प्योरिटी वाली इंडस्ट्रीज है, जैसे आप परफ्यूम की बात करो, रिफाइंड है, या रेशम की बात करो, रिफाइंड है, तो जितनी भी रिफाइनमेंट वाली चीज़ें है वो वीनस में चली जाती है। यही कारण है कि अगर आपने सिर्फ डायमंड वाला छोटा ईयरिंग पहना है तो आप ना रिफाइंड चीज़ें सुनना पसंद करते हो। मतलब फिर वो जो आप रैप सॉन्ग्स हो गया या रॉक म्यूज़िक हो गया, ऐसी चीज़ें नहीं, सूफ़ी सॉन्ग्स हो गए, प्यार, तो ऐसे जितने भी लोग डायमंड वाला ईयरिंग पहनते हैं, छोटा सा ईयरिंग, तो वो सादगी वाले, अच्छे शब्दों का प्रयोग, गुड लैंग्वेज। तो आपके सामने किसी का लैंग्वेज भी ख़राब है तो आप अवॉइड करोगे, इससे बातें ना करें, या किसी की लैंग्वेज ख़राब है तो उसका ना सुने, भले ही वो अच्छी बात कर रहा है, आप बोलोगे यार किसी और से सुनते हैं, तो वो सिलेक्टिव हो जाती है कि किस भाषा को सुनना है। अब ईयरिंग अगर बहुत बड़ा बन जाए तो ये बहुत बड़े में ये लोग सिर्फ उनका सुनेंगे जिनका ओहदा बड़ा है, जिनका रिकॉग्निशन बड़ा है, जिनके बारे में मार्केट में कुछ नेम और फेम है, ये सब लोगों का नहीं सुन सकते। दे आर वेरी पर्टिकुलर कि इसका सुनेंगे, इसका नहीं सुनेंगे। तो बड़ा ईयरिंग होता है। अब बहुत ही बड़ा ईयरिंग हो जाए, बहुत ही बड़ा मतलब ना, यहाँ तक झुमके टाइप, हाँ, झुमके हो गया, या फिर वो लटका हुआ वाला होता है। हाँ, बहुत बड़ा होता है ना, जैसे मतलब बहुत ही बड़ा होता है, चलो आप समझ गए, जो फिल्म स्टार वगैरह पहनते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज में पहना जाता है। तो ऐसे में जब भी आप ये पहनोगे ना, अच्छा ये कैसा ना टुटका रेमेडीज की तरह है। अच्छा, मतलब जैसे आप पहनोगे उस दिन आप ऐसे पहनोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे फिर ये लोग ना सुनने का एक्टिंग करते हैं लेकिन सुनते नहीं। अच्छा। हाँ हाँ, ओके ओके, तो दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट यू आर सेइंग, बट दे आर सेइंग जस्ट बी देयर। तो बड़े झुमके में ये इशू हो जाता है, बड़े ईयरिंग में होता है। अगर बड़ा रहे, बहुत बड़ा रहे, अगर लंबा ईयरिंग है तो ये लोग बातों नहीं होते हैं। हाँ। बातें बहुत करना चाहते हैं, इनकी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। ये बातें सुनाना चाहते हैं, बातें बोलना चाहते हैं। तो अब मीडियम साइज़ का रहेंगे तो ये लोग उन लोगों से बातें करते हैं जो एट अ कंफर्ट लेवल होते हैं। मतलब मेरे जैसे के लोग, ईयरिंग छोटा पहनने वाले लोग किसी से भी बात कर पाते हैं और हर एक से सुन पाते हैं। बड़े ईयरिंग वाले लोग नहीं सुनते हैं, वो कहते हैं भाई तू रहने दे, मैं उसका सुनूंगी, तुम्हारा नहीं सुनूंगी। तो ये होता है। अच्छा, इसमें भी दो टाइप के लोग होते हैं। देखिए, मैं तो अपना ही एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे अगर मेरी आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसे ये बड़े गोल, सिर्फ गोल, नॉट लटके, नॉट बड़े, नॉट झुमका, बाली, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये ऐसे राउंड, प्रोफेशनली मैं सिर्फ यही इयरिंग्स मेरे मीडियम साइज, हाँ मीडियम साइज, जो व्यूअर्स हैं वो हर पॉडकास्ट में चेक भी कर सकते हैं, मेरे सारे यही साइज होते हैं एंड यही राउंड होता है। लेकिन जब मैं घर पे जाती हूँ मैं फ़ौरन निकाल के एकदम खाली वही जो डायमंड वाली बालियाँ हैं, गोल इयरिंग्स, वो छोटे पहनना पसंद करती हूँ। तो ये तो दो पर्सनालिटी होगी, प्रोफेशनली अलग, पर्सनली अलग। देखिए, इसका मतलब होता है कि एट अ प्रोफेशनल लेवल यू विल ऑलवेज से कि भाई मुझको इतना आता है। तो यहाँ पे ना इक्वलिटी के बाद मीडियम साइज में जैसे मैंने बोला कि आप इक्वल देखते हो, तो आप बोलते भाई मुझको इतना आता है, इसके आगे का बात है तो बता, नहीं तो इतना तो मुझको पता है। इसके नीचे का आदमी आएगा तो उसका नहीं सुनना है। लेकिन यही अगर घर पे जाओगे तो घर पे यू आर ओपन टू लिसन फॉर अदर पीपल। ओके, जहाँ पे आपकी मेड आपको कुछ बोल देगी तो आप सुन लोगे, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। आपके पति कुछ बोलोगे तो ठीक है। तो वहाँ पे आप अपना ईगो नहीं आओगे, मुझको ये पता है, इतना मत बोलो, इसके ऊपर का बता। अच्छा। इसके नीचे की बात होगी तो बोला ठीक है, तुमने बोला, मैंने सुन लिया। तो ये मैंने कहा ना टुटका। तो जहाँ पे जैसा होगा, मतलब हमने ऐसा देखा है कि कुछ लेडी जो है वो सच में बड़ा ईयरिंग पहनती है सिर्फ पार्टीज़ में। तो वो पार्टीज़ में जाके हाय हेलो करके आती है, किसी से रिलेशनशिप डेवलप नहीं करना है, खाली एक्टिंग करना है, साथ में बैठे बस, बात खत्म हो गई। तो टोटका की तरह जैसे इस्तेमाल होगा वैसे रिजल्ट आएगा।
बिल्कुल। अच्छा सर, ये क्या सामुद्रिक शास्त्र का पार्ट है? ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब मैं ऐसे ही जब R&D कर रहा था तो मेरे सामने आया, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ जिसे आपने अब से यूज़ किए। अगर हम शोल्डर की बात करेंगे तो शोल्डर विल ऑलवेज टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपने देखा होगा जब कभी आपको ये दिखाना होता है कि आदमी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, आप कंधे पे ना स्टार ऐड कर देते हो, तो वहाँ पे भी हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं जस्ट टू शो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम चेस्ट की बात करेंगे, चेस्ट विल ऑलवेज बी यूज्ड फॉर शो ऑफ। तो जहाँ पे भी आपको शो ऑफ करना है कि मैं इतना बहादुर हूँ, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, तो आप चेस्ट पे मेडल ऐड कर देते हो। आप भी अगर किसी को दिखाना है कि मैं बहुत अमीर हूँ तो अपने चेस्ट पे वो कुछ आभूषण लाद देता है या कुछ पहन लेता है या कुछ दिखाता है। तो चेस्ट जो है हमेशा शो ऑफ के लिए यूज होगा। लड़के भी मोटी मोटी चेन पहन लेते हैं। तो वो शो ऑफ है। तो हाँ, तो जो भी आप शरीर पे कैसे भी पहनोगे तो उसका रिजल्ट आएगा। जैसे अभी अगर हम लोग अंगूठी की बात करेंगे तो देखो, अगर हाथ को ना हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, एल्बो से आपने डिसीजन मेकिंग कर लिया, हैंड से आपने इंटेंट जो है वो डिसाइड कर लिया, और आपकी जो उंगली है उससे आपने जो देना है लास्ट में डिलीवरी उसका बात कर लिया। तो जो अंगूठी आप पहनते हो ना वो भी डिसाइड करता है कि एंड मोमेंट पे आपका व्यवहार कैसा रहेगा। तो जो लोग बहुत ही बड़ी अंगूठियाँ पहनते हैं, मतलब ऐसे बिग, तो ये लोग ना फॉल्स प्रोमिसेस बहुत करते हैं। तो बहुत बड़े बड़े नेता हो गए, अभिनेता हो गए, या फिर जो थोड़ा सा साहूकारी दिखाना चाहते हैं ऐसे लोग पहनते हैं। तो ये लोग किसी को मना नहीं करते, हर कोई इंसान को हाँ हो जाएगा कर देंगे, हाँ ठीक है, कर नहीं पाते ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिस दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी है तो डिलीवरी का प्रॉमिस क्या हो गया, आपका बड़ा हो गया, ज़रूरत से बड़ा हो गया, तो उसमें शो ऑफ आ गया। यहीं पे जो बहुत पतला पहनता है वो डिलीवरी के बाद भाग जाता है, वो कहता है यार तुम कर लो, मैं नहीं आऊँगा, मैं सामने नहीं आऊँगा। जो कुछ भी नहीं पहनता है, ये व्यक्ति का कोई कमिटमेंट नहीं है कि डिलीवरी में वो रहेगा नहीं रहेगा, वो कहेगा काम हो जाएगा भाई, मतलब अगर अवेलेबल हो तो रह जाऊँगा। जो मीडियम साइज़ का पहनता है वो अवेलेबल होता है, वो डिलीवरी में काम करता है, लेकिन उसका डिलीवरी जो है वहाँ पे लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। जो थोड़ा सा बड़ा पहनता है उसकी डिलीवरी को लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि भाई तूने अच्छा काम किया। तो जो भी चीज़ है, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग एल्बो, तो एल्बो पे ना डिसीजन मेकिंग आता है। अच्छा, इसलिए जैसे ही आपके लाइफ में से डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाता है, आपका एल्बो लॉक हो जाता है। जितने भी लोग इसी कारण जो लोग हाफ शर्ट पहनते हैं, हाफ शर्ट पहनना जिनको पसंद है ना, ये अपनी लाइफ में वैरायटी बहुत लाते हैं, बहुत बदलाव लाते हैं, बहुत चेंजेस लाते हैं। और यहीं पे अगर आप हमेशा फुल शर्ट पहनना पसंद करते हो तो आप ना एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीना चाहते हो, आप ज़्यादा वैरायटी नहीं चाहते हो, आपको ज़्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं चाहिए होता है। अब ये आप अगर देखोगे तो कुछ समुदाय में यहाँ से लेके यहाँ तक वो कुछ रिंग्स पहनते हैं। जैसे रुदाली में मैंने देखा था कि रुदाली में उन्होंने रिंग्स पहने थे, वो मूवी थी ना जो आई थी, तो वो लेडीज़ को अलाउड नहीं था कि अपने खुद के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग करें, दे आर सपोज टू फॉलो द नॉर्म्स। और कई सारी आदिवासी समाज में ऐसा ही होता है। अच्छा, कि वहाँ से लेके यहाँ तक रिंग पहनते तो एल्बो लॉक हो गया, सो दे डोंट हैव एनी चॉइसेस इन देयर लाइफ, दे आर सपोज टू फॉलो द बीटन पाथ। टैटू वालों पे बात कर लेते हैं। टैटू का बहुत क्रेज बढ़ गया है, तो टैटू बनवाना कैसा है, कैसे लोग होते हैं? अच्छा, तो टैटूज जो है वो आपकी एक फिक्स्ड या परमानेंट आइडेंटिटी होती है। तो जो लोग अपनी आइडेंटिटी को फिक्स्ड कर सकते या करना चाहते हैं, जिनका अडेप्टेबिलिटी बहुत कम होता है, वो लोग टैटू बनवा सकते हैं। जो लोग हमेशा ओपन है इस बात को लेके कि हो सकता है कल मैं बदल जाऊँ, हो सकता है कल मैं चेंज हो जाऊँ, हो सकता है कल मैं इवॉल्व हो जाऊँ, तो ऐसे लोग टैटूज नहीं बनवाते। दिस पीपल विल नेवर लाइक टैटूज। इट इज़ लाइक अ फिक्स आइडेंटिटी कि मैं फिक्स्ड हो गया भाई, यही मेरी आइडेंटिटी है। अब एल्बो की मैंने बात की, तो एल्बो पे मेरे एक दोस्त ने अपनी बीवी का फोटो लगा दिया। अब एल्बो का मतलब होता है कि यू आर सपोज टू बी इन डिसीजन मेकिंग, मतलब वहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगा। अब उसका डिसीजन मेकिंग कैसे हो गया, डोमिनेटेड बाय द वाइफ। जो वाइफ वो बोलेगी वही करना पड़ेगा, तो वाइफ को कंसिडर करके वो सब डिसीजन लेगा। ठीक है, तो वाइफ का फोटो वहाँ पे गया, किसी ने समझो किसी ने नाम लिख दिया अपने, जैसे करीना लिख दिया किसी ने, ठीक है, अब एल्बो पे लिख दिया करीना, यहाँ पे लिखा शायद ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अगर हम रिस्ट की बात करें तो इट इज़ अबाउट वर्क, और इसमें भी 2 तरह से लिख सकते हैं, एक सामने की तरफ वैसे से लिख सकते हैं, या 4 तरफ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब अलग अलग लिख सकते हैं चारों एंगल में। तो जो कोई भी नीचे की तरफ लिखेगा टैटू, अब ये तो हो गया कि काम कैसे करे, इसके ऊपर वाइफ का इन्फ्लुएंस आ जाएगा।
तो चॉइसेस ऑफ, पर इसमें कब आएगा, अब ऐसा है तो इट्स नॉट विजिबल टू द पीपल। तो ऐसे में ये जो आइडेंटिटी है वो लोगों को पता नहीं कि ऐसा भी है। लेकिन एक लेवल के बाद व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है अपने वाइफ से, पार्टनर से, हाँ पार्टनर से या जिसने नाम लिखा है पार्टनर से, जो भी होगा। लेकिन अगर यही ऊपर लिख दिया तो ये विजिबल है, तो लोगों को पता चल जाएगा हाँ इसमें इस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। राइट राइट। तो आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, तो आपके पार्टनर्स कर रहे हैं, जिसका भी नाम लिखा है। किसी ने अपने मदर का लिख दिया, हाँ नहीं अपने मेरे एक दोस्त ने अपने बेटी का लिख दिया। तो इनका जो भी काम करने का डिसीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे कर्म आ गया, तो ये इन्फ्लुएंस होता है कि बच्चे का क्या करना है, बच्चे कहाँ पे जाएंगे, तो बच्चों के अनुसार वो अपना शेड्यूल जो है वो चेंज करता है। राइट। अच्छा, कई लोग मैंने देखे हैं कि यहाँ बैक पे जो ये गर्दन होती है, यहाँ पर भगवान जी का टैटू बनवा लेते हैं। हाँ। बड़ा बड़ा एकदम, जो भी उनके इष्ट होते हैं, जिसको भी वो मानते हैं। करेक्ट। तो देखो गर्दन पे दीपिका पादुकोण जी ने आर्की का टैटू बनवाया था। तो गर्दन पे टैटू का मतलब होता है इमोशनल बैगेज। तो लोग ना बहुत आसानी से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने भगवान का टैटू वहाँ पे बना दिया, तो भगवान का टैटू का मतलब ये होता है कि इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ जब आप कोई डिसीजन मेकिंग करने वाले हो, तो वहाँ पे आप स्पिरिचुअल एंगल या आपका जो है धार्मिक एंगल ज़रूर देखोगे। आध्यात्मिक या धार्मिक, ये दोनों एंगल के बिना आप डिसीजन नहीं लोगे। आप या तो गुरु के पास जाओगे या पंडित के पास जाओगे, दोनों में से एक का एंगल देखने के बाद ही आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो वहाँ पे टैटू रिजल्ट नहीं देगा। ऐसे में एक लेडी मुझसे मिली थी और उस लेडी ने अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें मून का फेजेस बनाए थे, ऑल मून फेजेस। तो शुरुआत से लेकर अंत तक मून। अब जो मून है वो मदर है, एंड शी वॉज यूजिंग हर मदर एज अ बैकबोन। वाओ। हाँ, मतलब वो न्यूमरोलॉजिस्ट थी और वो जब भी कहीं बाहर जाना है, घूमने फिरने जाना है या कुछ काम करने के लिए, मतलब ऑब्वियसली, तो वो अपनी मदर को घर पे बुला लेगी और बोलेगी कि यू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, आई एम गोइंग फॉर वर्क। तो शी हैज़ यूज मदर एज अ बैकबोन। सो मून फेजेस, मतलब इसके फायदे भी हैं। हाँ, मतलब ये तो रेमेडी की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक इंसान ने क्या किया, अपने बच्चों का नाम लिखा एल्बो पे, और उसको लिखते समय उन्होंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ किए लेकिन मराठी स्टाइल में लिखा। तो ऊपर से उन्होंने अंडरस्कोर ओवरस्कोर दे दिया, तो वो कट हो गया। अब जहाँ पे भी कट होगा वहाँ पे आर्गुमेंट्स होंगे। तो अब बच्चों के साथ उनके हर रोज़ आर्गुमेंट्स होते हैं, बच्चों के साथ हर रोज़ झगड़ा, मतलब मदर और बच्चे इनका झगड़ा चल रहा है कंसिस्टेंट बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि आई वांट टू फाइट विथ माई किड्स। तो ये एज अ रेमेडी क्या, मैंने कहा कि ये हटा दो ऊपर का, एंड इट विल वर्क लाइक अ मैजिक। एंड क्या सर मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, फाइनेंशियल गेन्स के लिए भी कोई टैटू होता है या कोई जगह होती है पर्टिकुलर? ऐसे तो देखिए क्या होता है कि अगर पैसे अट्रैक्ट करने हैं तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने ऐसा किया तो पैसे खुद से होके चले आएंगे, ठीक है। ऐसा मतलब ये बहुत ही स्टुपिडिटी चलती है मार्केट में कि 24 नंबर यहाँ पे लिख दो तो पैसे आ जाएंगे, परफ्यूम यहाँ पे लगा दो, तो ऐसा नहीं होता है। सैटर्न और वीनस दोस्त होते हैं। अच्छा, ठीक है। और सैटर्न वीनस दोस्त का मतलब क्या है कि सैटर्न की राशियों में वीनस जो है वो योग कारक प्लैनेट है, और वीनस की राशियों में वीनस, हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल एक्वेरियस लगने के लिए या कैप्रिकॉर्न लगने के लिए वीनस इज योग कारक प्लैनेट। अच्छा, ये होता ही है हर इसमें होता है। और लिब्रा लगने के लिए या टॉरस लगने के लिए सैटर्न इज योग कारक प्लैनेट। अच्छा, मतलब, और वीनस इज अ वेल्थ कारक और सैटर्न इज कर्म कारक। मतलब पैसे कमाने के लिए कर्म करना जरूरी है, इन शॉर्ट, है ना। बिना कर्मों के यू कैन नॉट अट्रैक्ट मनी, ठीक है। और वीनस इज अ नेचुरल सेकंड लॉर्ड जो पैसे की बात करता है, सैटर्न इज अ नेचुरल 11th लॉर्ड जो पैसे की बातें करता है। तो बिना कर्म किए तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले, ये तो डन है। अब अगर आपको फाइनेंशियल गेन को मजबूत करना है, मतलब इफ यू आर ऑलरेडी मेकिंग मनी, हाउ टू मेक इट बेटर, दैट कैन बी डन। ऐसा नहीं होगा कि पैसे नहीं रहे हो और पैसे इंतजार कर रहे हो, कभी नहीं होगा। कर्म तो करने पड़ेंगे। कर्म को बेहतर करने के लिए अगर हम लोग अपने कुंडली का इस्तेमाल करें तो कुंडली में 11th हाउस जो है वो गेन्स का है, वो लाभ का है, और वहाँ पे आपके आते हैं काफ मसल्स। तो काफ मसल्स टॉक्स अबाउट हाउ मच स्ट्रेंथनिंग यू कैन डू इन टर्म्स ऑफ मनी अर्निंग। तो काफ मसल का आप इस्तेमाल कर सकते हो मनी गेन्स के लिए, मनी को बेहतर करने के लिए।
तो काफ मसल पे अगर कुछ आप ऐसा टैटू बनाओ जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करता है, आपके कर्म को सपोर्ट करता है, तो इट कैन बी बेनिफिशियल टू स्ट्रेंथन दैट थॉट प्रोसेस कि आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो नेचुरल, इसलिए जिस किसी के भी काफ अच्छे होते हैं वो व्यक्ति नेचुरली ना बहुत डायनामिक होता है इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग। हाँ, जितने आप सभी का देख लेना, जितने भी काफ मसल जिसके नेचुरली अच्छे, दैट पर्सन हैज डन अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, लॉट ऑफ रिस्क इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, तो वो लोग गेन करते हैं। राइट। अच्छा, कुछ ऐसे भी जैसे आपकी अभी बात करूँ तो एक्वेरियस राशि में अगर एक्वेरियस लगना है तो 11th हाउस में 9वां राशि जाता है। 9th हाउस मतलब बिग बोन, क्योंकि 9th हाउस में 9th धनु राशि में आपकी ये फीमर आ जाती है। नहीं, ये अपना क्या कहते हैं जांघाएं आती है, जहाँ पे आपका जो फीमर ही होती है, थाई बोन होता है ना। हाँ, इस क्या नाम बोला आपने? फीमर। तो वो सबसे बड़ा बोन है। इसलिए जितने भी एक्वेरियस लग्न के लोग हैं दे आर नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स हैविंग बिग फाइनेंशियल गेन्स। अच्छा। तो नेचुरल, क्योंकि वो तो चार्ट वैसा ही है। इसीलिए अगर काफ पे आपने काम किया या फिर आपके 11th हाउस में जो राशि आ रही है उससे संबंधित अवयव, उसके ऊपर अगर आपने कुछ टैटूज बनाए तो दैट कैन बी अ वेरी गुड फॉर फाइनेंशियल गेन। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है क्या कि जो हमें बचपन से बर्थ मार्क्स मिले होते हैं या कुछ, क्योंकि पर्टिकुलर सबके अलग अलग होते हैं बर्थ मार्क्स, वो भी कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं? वो तो आपका इनबॉर्न हो गया ना, जो है वो है, जैसा है वैसा है। तो ऐसे लोग कहते हैं, देखो मेरा इसमें ज़्यादा रिसर्च तो नहीं है, पर लोग ऐसा कहते हैं कि पास्ट लाइफ में जो जो आपको अनुभव आए थे अच्छे बुरे, वो मेमोरीज आप कैरी कर रहे हो इस लाइफ में विद द बॉडी। तो अगर आपको कहीं पे कट है तो हो सकता है पीठ पे कट हो तो किसी ने छुरा भोंका था कहीं पिछले जन्म में, तो आपका वो कट वहाँ पे आ गया। कुछ जल गया था तो वो जला हुआ मार्क आ गया। तो यू आर कैरिंग दोज मेमोरीज ऑफ पास्ट लाइफ इन दिस बर्थ, तो वैसा आपकी बॉडी में आ गया, ऐसा कहते हैं। और क्योंकि मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं बात करूँगा। कुछ मैं सॉल्यूशंस पे बात करती हूँ कि अगर किसी को बड़ा ही शौक़ है टैटू बनवाने का, बड़ा शौक़ है कुछ हाथ में अच्छा पहनने का, तो क्या सजेशन देंगे आप? देखिए, सजेशन की बात आती है तो मैं हमेशा बहुत ज़्यादा रिजिड हूँ इस बात को लेके कि इंसान के पूरा स्टडी करने के बगैर किसी भी तरह का रेमेडीज़ देना स्टुपिडिटी है। क्योंकि हो सकता है आपको कैंसर है तो आपकी रेमेडीज़ अलग है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपकी रेमेडीज़ अलग है। तो एक ही रेमेडी सबके ऊपर काम नहीं होगी। आपका बिजनेस, आपका लाइफस्टाइल, आपका बैकग्राउंड, आपका रिसोर्सेस, इन सब का इस्तेमाल होता है रेमेडीज़ को देने के लिए। मैं इंटरप्रेट करके बता सकता हूँ कि क्या होगा अगर आपका ऐसा है तो वो मेरे लिए काफ़ी आसान है कि अच्छा ऐसा टैटू बनाए तो ये रिजल्ट है, ऐसा ये रिजल्ट है। लेकिन आपने एक्चुअल में कौन सा बनाना चाहिए, इसके लिए आपके लाइफस्टाइल को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये पर्टिकुलर केस टू केस केस ही हो गया, क्योंकि जो जनरलाइज है वो तो कॉमन मैन का हो गया, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी ऑडियंस कॉमन रहे। मैं चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे, आउटस्टैंडिंग रहे। उसके लिए तो हर व्यक्ति तो आउटस्टैंडिंग बन नहीं सकता ना। हाँ, पर हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप वेराइटी ऑफ टैटूज है, जैसे किसी ने कमल बना दिया या कोई फूल बना दिया, तो फूल का मतलब होता है कि गिव मी अटेंशन। कमल का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस आई विल बी ब्यूटीफुल। तो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गलीच एनवायरनमेंट से बाहर निकलता है और ब्यूटीफुल खिलता है, तो बहुत गंदगी से भी मैं बहुत अच्छा करके दूंगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। तो कमल जहाँ पे, अगर कमल भी ना पैसे का प्रतीक है, इसलिए लक्ष्मी जी का चिन्ह है वो भी। तो कमल जहाँ पे बनाता है ना व्यक्ति, वहाँ पे वो कोई भी गंदी चीज़ में भी हाथ डालेगा तो उसको ब्यूटीफुल कर पाएगा। तो जैसे किसी ने हाथ में बना दिया तो फिर कर्म करने के समय वो कर्मों को कितना भी बहुत ही घटिया काम दे दो, उसको बहुत ही तकलीफ वाला काम दे दो, उसमें भी वो ब्यूटीफुलनेस लाएगा, एस्थेटिक्स लेके आएगा, चीज़ों को बहुत बेहतरीन बनाएगा, क्योंकि कमल उसने बना दिया। फूल का मतलब होता है प्लीज़ नोटिस मी। फूलों का काम वही है कि मेरी तरफ देखो, मेरी तारीफ करो। तो जहाँ पे भी फूल चला जाएगा जिस किसी बॉडी पार्ट में, वहाँ पे व्यक्तियों का कहना है भाई मुझको रिकॉग्निशन चाहिए, मेरी तरफ देख के मेरी तारीफ करनी चाहिए आपने। दैट इज व्हाट फ्लावर मीन्स। अच्छा सर, किसी ने अगर ट्री बना दिया हो अपने कहीं हाथ पे, पैर पे, गर्दन पे, ड्रेस पे, तो ट्री तो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने भी ट्री बनाया, स्पीकिंग ट्री आपका, तो ट्री हमेशा नॉलेज को दर्शाता है, ठीक है। अब ट्री में ना अलग अलग पार्ट्स आते हैं, लीव्स आते हैं, ट्रंक आता है और रूट्स आते हैं। तो ट्रंक हमेशा कॉन्फिडेंस की बात करता है। तो ट्रंक अगर सीधा है
मतलब इस आदमी को जितना नॉलेज है उतना ही वो कॉन्फिडेंट है। ट्रंक अगर पतला हो गया या श्रिंक हो रहा है तो इन लोगों के पास कम नॉलेज और कम मतलब नॉलेज के ऊपर का कॉन्फिडेंस का कम हो जाता है। अगर यही ट्रंक ऐसा वाइड हो जाए, फैल जाए, तो ये अपने नॉलेज के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस उनका बहुत अच्छा होता है। अब आपने ट्रंक कैसे बनाया, उसके और कहाँ पे बनाया? जैसे अगर आपने समझो गर्दन के ऊपर बना दिया, ट्री बनाया गर्दन पे, तो गर्दन का इस्तेमाल होता है टू लुक फॉर ऑप्शंस। अच्छा, है ना? तो हम लोग कैसे देखते हैं, इधर देखेंगे कौन सा अच्छा है ना, तो हम लोग इसलिए वी आर यूजिंग आवर नेक फॉर लुकिंग फॉर ऑप्शंस। तो ये लोग नॉलेज में बहुत ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं। अच्छा, और फिर इसमें अगर ट्रंक कैसा है उसके हिसाब से उस तरह का ऑप्शन। अगर इसमें रूट्स आ गए तो रूट्स विल टॉक अबाउट इन डेप्थ नॉलेज, तो और गहराई। जैसे आपके भी इसमें रूट्स आपने बनाए, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने आपका लोगों का एनालिसिस किया तो मैंने कहा था कि इसमें आप हमेशा गहराई ढूंढते हो। मतलब जो भी लोग आप स्पीकिंग ट्री में, यू वांट पीपल टू हैव इन डेप्थ नॉलेज। ऐसे नहीं कि कोई भी सुपरफिशियल नॉलेज के साथ आ गया। यू वांट पीपल टू राइट थिंग्स विद इन डेप्थ नॉलेज, टू टॉक विद इन डेप्थ नॉलेज, तो डीप नॉलेज। तो रूट्स आ गए, मतलब वहाँ पे आपको डेप्थ बढ़ानी है। और जो ये स्ट्रक्चर होता है लीव्स का, तो कई लोग ऐसे बनाएंगे जहाँ पे नथिंग इज़ क्लियर, या फिर ऐसे बनाएंगे जहाँ पे एवरीथिंग इज़ अ वेरी स्पेसिफिक, मतलब हर पत्ता सही से बना हुआ है। तो पत्ता अगर सही से बना है मतलब हमको जो नॉलेज है उसमें क्लैरिटी है, कि क्लियर है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसलिए मैंने कई सारे पॉडकास्ट किए, तो मेरे हर एक पॉडकास्ट में सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। लेकिन आपके पॉडकास्ट में हमने हर टॉपिक को लेके अलग अलग टॉपिक के बारे में बात की कि अच्छा ये टॉपिक रहेगा, सिर्फ ये टॉपिक, तो क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिकेशन है। तो अगर आपने समझो हाथ पे अपने ट्री बना दिया, तो ट्री का ओवरऑल मतलब होता है आई वांट टू ग्रो। तो ये व्यक्ति अपने कर्मों को ग्रो करना चाहता है, कर्म को ग्रो करना चाहता है। लेकिन अगर उसने ये वाला ट्री बनाया जहाँ पे क्लैरिटी बहुत मिसिंग है, पत्ते दिखते नहीं, मतलब कन्फ्यूजिंग पत्ते हैं, तो इंसान को क्लियर नहीं होता कि बढ़ना किस तरह से, किस रास्ते से, तो वो क्लैरिटी मिसिंग हो गई। लेकिन वहीं पे ऐसा ट्री बना दिया जैसे आपने बनाया एकदम क्लियर, तो ये आदमी बहुत स्पेसिफिकली डिसाइड करता है कि ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, इसमें मेरे को ग्रोथ चाहिए। इसमें ब्रांचेस आ गए तो व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता है। रूट्स आ गए तो डेप्थ इन डेप्थ चला जाता है। इसमें अगर आपने जो ये रहता है ना, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जैसे आपके इसमें भी है मराठी में इसको, ये बेल, हाँ बेल की तरह नहीं, बेल लटकी होती है जो, तो ऐसे में ये लोग ना सपोर्ट करते हैं दूसरे लोगों को ग्रो करने के लिए। दिस पीपल विल सपोर्ट। तो अब यही ट्री उठा के अगर आप लोग समझो अपने काफ मसल पे लेकर जाओ, तो फाइनेंशियल एजुकेशन ये व्यक्ति बहुत लेगा, क्योंकि नॉलेज है ना। तो नॉलेज को लेकर वो फाइनेंस की जगह पे गया तो फाइनेंशियल एजुकेशन ले रहा है। यही अगर उसने अपने चेस्ट पे बना दिया तो शो ऑफ, तो शो ऑफ के लिए नॉलेज बहुत लेके जाएगा, वहाँ पे उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए। यही अगर अगर अपने पीठ पे लेके गया तो पीठ पे चाहिए अप्रिशिएशन, है ना। हम पीठ थपथपाते देखो कि शाबाश, तो शाबाशी चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ पे उसको नॉलेज के लिए अप्रिशिएशन चाहिए। तो वहाँ पे चला गया। तो डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे जा रहा है। एक और प्रचलन में है टैटू, लोग माँ, सिर्फ एक शब्द हिंदी का माँ लिखवा लेते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे लिखवा लेते हैं। जनरली ये फैशन है या ये फैशन है? हाँ, तो इमोशनल डिसीजन होता है। जो भी टैटू विजिबल होता है इजीली, तो ये लोग ना बहुत रिजिड मेंटेलिटी के होते हैं। ये अपने माइंडसेट को आसानी से नहीं बदलते हैं। जो भी हिडन टैटूज होते हैं, नॉन विजिबल टैटूज होते हैं, जो भी देखने के बाद पता चलेगा एग्जैक्टली क्या, ये दिखाने के बाद, ऐसे में ये लोग अपनी पर्सनैलिटी को या अपने रिजिडनेस को आसानी से बाहर नहीं निकालते जब तक उनके उस टॉपिक के बारे में बात नहीं निकलेगी। तो टैटू का बनाना मतलब है कि आई हैव अ वेरी रिजिड माइंडसेट, तो मैं ऐसा है तो मैं ऐसा हूँ, मैं दूसरों के लिए बदलूंगा नहीं। जैसे मैं टैटूज बनाना पसंद नहीं करता, तो आई एम ओके टू चेंज एज एंड व्हेन द सिचुएशन अराइजेस। मैं अडाप्टेबल हूँ, मैं चेंज करता हूँ। मैं ओवर द पीरियड में मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करता था, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग इन इट, है ना, एंड यूजिंग इट एज वेल। तो ये बदलाव के लिए मैं ओपन हूँ। टैटू में आप बदलाव के लिए ओपन नहीं होते, आपका एक फिक्स माइंडसेट होता है। तो ऐसे में माँ लिख दिया आपने जहाँ पे, तो वहाँ पे यू आर वेरी फिक्स्ड विद काइंड ऑफ पर्सन यू आर, एंड यू आर वेरी इमोशनल एज वेल, क्योंकि माँ शब्द ही इमोशनल है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति बहुत इमोशनल होके काम करेगा। लेफ्ट हैंड पे है तो वो जो लेफ्ट जो है वो लेडीज़ को दर्शाता है, फेमिनिन एनर्जी को दर्शाता है। राइट हैंड जो है वो मस्कुलिन एनर्जी को दर्शाता है। तो यहाँ पे कर्मों की बात होती है, यहाँ पे जो है इमोशंस की बात होती है।
तो इमोशंस में वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मतलब लेडीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, क्रिएटिविटी के बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, यहाँ पे जो एक्शन लेगा उसके बारे में इमोशनल हो गया, जो एफर्ट लेगा उसके बारे में इमोशनल हो गया, या कर्म के बारे में इन टर्म्स ऑफ पुरुषार्थ के बारे में इमोशनल हो गया। तो माँ शब्द का लिखना मतलब आई एम वेरी इमोशनल। एंड उन लोगों का क्या सर जो पूरी बॉडी पे अलग अलग किस्म के टैटू, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, पूरी बॉडी ही पोत रखी होती है उन्होंने टैटू से। हाँ, तो कई बार देखो, स्पेशली अगर आपने चेहरे पे टैटू बनाया, तो दिस पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद देयर पर्सनैलिटी। अच्छा। हाँ, तो इनको ना सेल्फ लव की कमी है, तो वो अपने चेहरे को ढकना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि उनका जो एक्चुअल चेहरा है वो लोगों के सामने है, अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं है, तो वो लोगों का सेल्फ लव का इशू है। बाकी जो लोग अपनी पूरी बॉडी पे टैटू बनाते हैं, सो दिस पीपल हैव फिक्स्ड देयर आइडियोलॉजीज एंड दिस पीपल डू नॉट वांट टू चेंज मच। वो चाहते हैं कि भाई अभी मेरी लाइफ में मतलब ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ पे जो कलर जाएगा, जो सिंबल जाएगा, उसका मीनिंग अलग होगा। जैसे अभी मैं एक प्लेन में ट्रैवल कर रहा था, तो प्लेन में एक मुझको व्यक्ति मिले, मैं गोवा से पुणे आ रहा था, तो उन व्यक्तियों ने टैटू बनाया था यहाँ पे अपनी यहाँ पे उन्होंने अपनी बेटी का फोटो लगाया था, उनका डिवोर्स हो चुका है, और यहाँ पे उन्होंने अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ डाल दिया था। अच्छा। तो यहाँ पे जैसे एल्बम में उन्होंने बेटी का फोटो लगा दिया, तब उनका अभी आना जाना वो बेटी पे डिपेंड करता है। मतलब बेटी का बर्थडे के वक्त वो हमेशा इंडिया में रहते हैं, ही इज़ अ फॉरेनर जो कनाडा में रहता है, लेकिन पनामा में रहता है। तो यहाँ पे जब भी वो इंडिया कब आते हैं, हर एक बेटी के बर्थडे के दिन वो इंडिया आएंगे कंपलसरी। और उसके अलावा बेटी का ये, बेटी का वो, तो उनका पूरा कैलेंडर जो है डिसीजन मेकिंग है ना, वो बेटी के अनुसार डिसाइड हो चुका है कि दिस इज द वे आई एम गोइंग टू बिहेव। तो उनका पूरी बॉडी में बहुत सारे टैटूज थे यहाँ। तो नाउ ही हैज फिक्स्ड हिज माइंडसेट दैट दिस इज द वे आई एम गोइंग टू लिव माय लाइफ, सो देयर विल बी नॉट मच ऑफ चेंजेस। अच्छा, कई लोग कुछ डॉट्स बनवा लेते हैं, यहाँ बनवा लिए डॉट्स, या यहाँ बनवा लिए, यहाँ बनवा लिए आँखों के पास। हाँ, तो देखो आँखों के पास अगर कोई बना रहा है डॉट्स, तो ये लोग जो है वो मतलब देखिए, डॉट्स का मतलब होता है, अगर एक डॉट बनाया तो अलूफनेस, एक डॉट बनाया तो अलूफनेस। अगर आपने 2-3 डॉट बनाया तो यू वांट टू बी विथ पीपल। तो अगर कोई 2-3 डॉट यहाँ पे बना रहा है, मतलब ये उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो क्रिएटिव लोग हैं, जो आर्टिस्टिक लोग हैं, इन लोगों के साथ जो म्यूजिशियंस हैं, तो जो भी विनस से जुड़ा है, क्योंकि आंखें जो विनस का मतलब घर में आती है, तो दिस पीपल वांट टू बी इन दैट जोन अ लॉट। और बाकी अगर आपने कहा कि चिन के ऊपर टैटू चला गया है, तो यहाँ पे वो लोग जो है अगर 2 टैटू बनाए, तो ये लोग ना ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनते हैं जो भी बहुत एडवेंचरस होते हैं। और दिस वांट टू बी इन दैट जोन की, चलो मजा करते हैं, कोई एडवेंचरस काम करते हैं। सिंगल लगाए तो ये सोलो ट्रैवलर्स होते हैं, ये अकेले कहीं पे घूमना फिरना चाहते हैं। थोड़ा सा हेयर कलर पे बात कर लेते हैं। आजकल हेयर कलर का भी बहुत फैशन है, तरह तरह के कलर, ग्रीन, पर्पल, रेड, वाइन, बहुत सारे कलर्स चल गए हैं। हाँ, तो देखिए अभी हेयर्स का मतलब होता है इमोशंस, प्योर इमोशंस। तो ऐसे में जो लोग रिकॉग्निशन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लोग नोटिस करें, वो लोग अपने बालों को तो पहले तो खुला रखते हैं। इसलिए जितनी भी हीरोइंस हैं जो कि रिकॉग्निशन चाहती है, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, तो वो लोग अपने बालों को खुला रखेंगे। जो लोग बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं कि कहाँ से रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, वो अपने बालों को आधा बांधते हैं, मतलब पूरी तरह से नहीं बांधते। और जो लोग बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते अपने रिकॉग्निशन से कि कोई भी इंसान तारीफ करे, ये करे, वो करे, बहुत ही ज़्यादा जो अपने जोन में काम करना चाहते, वो लोग अपने बालों को टाइट रखते हैं, है ना, मतलब पूरी तरह से वो जो था वेनी हमारे इसमें होते हैं वो, वो ऐसा करके। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कभी महिलाएं कंफर्टेबल होती है किसी भी मेल के साथ, स्पेशली अपने हस्बैंड के साथ, बाल खोल लेती हैं। हाँ, दैट इज द वन साइन कि आई एम कंफर्टेबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। दैट इज द वन साइन। अब अगर आप बालों को क्या कलर कर रहे हो, बाल को कम ज़्यादा कर रहे हो, तो आपके इमोशंस के बारे में बात करता है। अच्छा। जैसे आप अगर आर्मी में जाओ, तो आर्मी में सबसे पहले आपको मुंडन करवाते हैं, मतलब आपके बाल कम करवाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि देखो, मैं कहूँगा लेफ्ट तो लेफ्ट लेना है, मैं कहूँगा राइट तो राइट लेना है, मैं कहूँगा गोली चलाओ तो मार देना है, आपकी इमोशंस बीच में नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपके बाल कम होने चाहिए। तो यू विल बी वेरी प्रैक्टिकल, नॉन इमोशनल। इसलिए जब आप सिंगर्स देखो या फिर राइटर्स देखो, वो अपने बाल को बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं कि चलो यार कुछ स्टाइल करते हैं,
क्योंकि वो इमोशनल बहुत होते हैं। इसलिए पहले के ज़माने में जो लोगों के बाल बड़े लंबे होते थे, ऐसी महिलाओं को बहुत लोग कहते थे अरे मतलब शी इज़ अ प्योर लेडी और ब्यूटीफुल लेडी, क्योंकि लंबे बाल मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, है ना, बहुत इमोशनल। और लेडी का इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है, और मर्दों का पुरुषार्थ करना या एफर्ट लेना बहुत ज़रूरी, मतलब वही नेचर ने सेट किया है, ये मेरा नहीं कहना है। इसलिए पुरुषों के मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और लेडी का जो है वो बातचीत, कम्युनिकेशन, वो सब चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में जब आप बालों के साथ कुछ भी करोगे तो डायरेक्टली आपका इमोशनल स्टेट बताता है। जैसे अगर आपके बाल घुंघराले हैं तो घुंघराले बालों में आपका वीनस बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर आप देखोगे कि जो ब्लैक पीपल है दे एन्जॉय देयर लाइफ अ लॉट, मतलब म्यूज़िक, डांस में कोई भी बंदा रहे, मतलब जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है उनका डांस अच्छा है, बढ़िया। हाँ। आप छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देखोगे तो कैसे मूव करते वो लोग। तो वीनस जो है वो ये सब चीज़ों को बढ़ावा देता है, एन्जॉयमेंट, डांस, लिकर, ये सब वीनस की इंडस्ट्री में चले जाते हैं। इसलिए फिल्मों में हमेशा डांस या म्यूज़िक आ जाता है, और म्यूज़िक को लोग एंजॉय करते हैं। तो इनके बाल आप देखो बहुत करली होते हैं। तो ऑल करली हेयर्स विल टॉक अबाउट वीनस बीइंग वेरी स्ट्रांग ऑफ दैट पर्सन, मतलब इमोशन स्टेट नहीं है ना, आर्टिस्टिक है, अलग है। अब यहाँ पे अगर आपने इन बालों को कलर करवाया तो जिस कलर में आप उनको लेके जाओगे वो कलर आपका इमोशंस का हो जाएगा। अच्छा। हाँ, इसलिए अगर आप देखोगे किसी व्यक्ति के अगर बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं तो सफ़ेद बाल का मतलब होता है कि ये इंसान अभी जीवन से रस को छोड़ चुका है, मतलब अलग भाषा में यस अचीव्ड अ मैच्योरिटी। इसलिए हमारा कहना है कि मैच्योरिटी का मतलब ये है ना कि यू हैव गॉन अबव इट, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किया, मतलब आई हैव गॉन थ्रू इट, आई हैव लिव्ड इट एंड नाउ आई नो द रियल वैल्यू। इसलिए वाइट बालों से हम लोग नॉलेज को एसोशिएट करते हैं। हम कहते हैं कि ये इंसान ना नॉलेजेबल है यार, इसके बाद उसने धूप में बाल नहीं सफ़ेद किए, तो वो नॉलेज का प्रतीक है, मतलब वो नीरस हो गया। ठीक है, अब यही आपने उसको और दूसरा कलर दे दिया, जैसे रेड दे दिया, रेडिश दे दिया, गोल्डन दे दिया, तो यहाँ पे दैट इज़ व्हाट यू वांट, दैट इज़ व्हाट यू आर वांटिंग टू एसोशिएट विथ योर इमोशंस। तो अगर आपने पर्पल कलर दे दिया तो अब आप चाहते हो कि यार आपको ना लोग जो है रिकॉग्नाइज करें। पर्पल कलर में आप चाहते हो कि लोग आपका ट्रू वैल्यू समझे या आपका इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है वो समझे, क्योंकि पर्पल कलर टॉक्स अबाउट इन्फ्लुएंस। ओके। तो इन्फ्लुएंशियल आप दिखना चाहते हो, बनना चाहते हो, और वो इमोशंस आप पोर्ट्रे करना चाहते हो। अगर आपने ब्लू रखा तो कहने के आप चाहते हो कि लोग ना आपको एज अ कर्म ओरिएंटेड व्यक्ति देखें, कर्म से प्रधान व्यक्ति देखें, हाँ, डिसिप्लिन देखें आपके अंदर। गोल्डन अगर डाल देंगे तो गोल्डन में आप चाहते हो कि लोग आपको बहुत नॉलेजेबल समझें। गोल्डन में आप चाहते हो कि लोग आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे आपके नॉलेज को, तो आप जो है वो नॉलेज को हमेशा डिस्प्ले करने के चक्कर में रहोगे, नॉलेज के लिए रिकॉग्निशन प्राप्त करने के चक्कर में रहोगे। तो ऐसे वैरायटी ऑफ कलर। रेड डाल दोगे थोड़ा सा आप चाहोगे कि लोग आपकी तरफ अग्रेसिव व्यक्ति देखे, एक्शन टेकर देखे, पैशनेट देखे, तो वो रेड कलर का हो जाता है। वो ब्लॉन्ड का जो फैशन है बिल्कुल ही ब्लॉन्ड कलर। हाँ, तो वो तो गोल्डन ही हो गया ना। हाँ, गोल्डन। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि आप शो ऑफ बहुत करते हो, तो शो ऑफ में क्या होता है फिर मजाक बहुत उड़ता है। इसलिए जोक्स है कि ब्लॉन्ड जो है दे डू नॉट हैव मच ऑफ द नॉलेज, और वो क्योंकि वो शो ऑफ है ना, क्योंकि शो ऑफ में मजाक उड़ाएगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि आप कौन सा कलर डालना चाहते हो अपने बालों में। हाँ, मतलब कुछ भी डालो। अभी तो लोग चाहते हैं कि कुछ अलग दिखे, अगर बहुत ज़्यादा कलर यूज़ करो तो कन्फ्यूजन है कि समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। इमोशनल ट्रॉमा दर्शाता है। अच्छा। और बालों का हेयर स्टाइल बार बार चेंज करने का मतलब आई वांट टू गेट रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा। हाँ, मतलब मुझको मेरी तरफ ध्यान दो। और जो लोग लाइक सिंपल रखते हैं बाल, बिल्कुल ही कटवाते भी नहीं है, कोई हेयर स्टाइल नहीं, नथिंग। हाँ, तो वो जैसे अब साधु वाधु होते हैं जो दाढ़ी मूछ कुछ नहीं करता है सब ऐसे, तो दिस पीपल वांट्स टू ग्रो बियॉन्ड द आइडेंटिटी। वो चाहते कि मेरी आइडेंटिटी का फ़र्क ही ना पड़े, मेरे सिर्फ आंखें दिखे, ओठ दिखे, और आप समझो मेरी बातों पे ध्यान दो, मेरी आइडेंटिटी पे, मेरे पर्सनैलिटी पे मत ध्यान दो। ओके। मटेरियलिस्टिक समाज से पूरा डिटैच हो जाता है। हाँ, तो वो है कि मैं मेरी इमोशंस को मैनेज नहीं करो, जैसा हो ऐसा हो, राहु तो राहु, अच्छा हो तो अच्छा हो, यू जस्ट गिव अटेंशन टू माई वर्ड्स, नॉट माई पर्सनैलिटी। राइट। अच्छा, ये
कान में लोग ना इधर 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 बहुत सारे वो करा लेते हैं, इसको शायद साइंटिफिक भी कुछ कहते हैं कि यहाँ से कुछ कुछ नसें कनेक्ट होती हैं तो हेल्थ इंप्रूव होती है। एक्यूपंक्चर भी रहता है उसमें से। है, बट अगर कोई जनरली फैशन के लिए कराता है तो वो इंसान कैसा होता है? तो फैशन के लिए कराते हैं तो दिस पीपल आर ओपन टू लिसन फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। ओके। तो ये लोग ना मल्टीपल कोर्स से ज्वाइन करते हैं, मल्टीपल गुरु के पास जाते हैं, हर किसी से ये सलाह मशवरा कर लेते हैं। अच्छा। ठीक है। और एक अमेजिंग चीज़ है इन टर्म्स ऑफ फोरहेड। तो फोरहेड जो है आपका, वो आपके परसेप्शन को डिसाइड करता है किस तरह का माइंडसेट आप रखोगे। अच्छा। लुकिंग टुवर्ड्स अदर पीपल, व्हाट शुड बी योर माइंडसेट। तो परसेप्शन क्या होगा आपका। इसी कारण ना जो फोरहेड पे अलग अलग चीज़ें लोग, आपने देखा होगा कई लोग राख लगा देते हैं। तो राख ना आपको इनसेंसिटिव कर देता है चीज़ों के प्रति। आपने देखा होगा कि भगवान शिव जो अपने पूरे शरीर में राख को मलते हैं ताकि कोई दूसरी चीज़ उनको अफेक्ट ना करे, उनकी जो इमोशंस है, उनकी जो संवेदना है वो शून्य हो जाए। तो जब आप फोरहेड पे लगाते हो तो आप ना बहुत ड्रास्टिक डिसीजन ले सकते हो, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, बहुत ही अग्रेसिव या बहुत मतलब जो भी होगा इट विल बी अ वेरी ड्रास्टिक डिसीजन, सिंपल नहीं होगा। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग राख मलते हैं देयर डिसीजन मेकिंग इज टू मच ऑफ द एंड काइंड ऑफ थिंग, मतलब ऐसी चीज़ जो कोई साधारण इंसान ना ले पाए, ऐसे डिसीजन वो ले लेते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे चंदन लगा देते हो तो यहाँ पे योर एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल बिकम्स वेरी ग्रेट। यहाँ पे अगर आप केसर लगा देते हो तो केसर में ना लोग बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाकी लोगों से और बहुत जल्दी एक्शन में आ जाते हैं। तो केसर या कुमकुम लगाने वाले लोग तो बहुत जल्दी एक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे जो लगाते हैं उसका भी रिजल्ट आपको मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी सारी बातें हुई हैं आज इस पॉडकास्ट में और बिल्कुल नया टॉपिक था हमारे लिए भी, मेरे लिए भी सुनना काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड आई होप आपको भी बहुत पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने इस पॉडकास्ट को। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।